हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद स्वागत है। दोस्तों, सीसैट 2020 जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज डेडिकेटेड है, एक कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स है, कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है बाय सिंपल क्लासेस। ये वीडियो सेट 11 यानी कि प्रैक्टिस सेट 11 के ऊपर है। इसके पहले भी सेट 10 तक वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए जा चुके हैं। वहां पे जाके आप इसको 100% फ्री विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्सेस कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इन सारे वीडियोस को आप स्टार्ट से लेके एंड तक अगर डिलीजेंटली फॉलो करते हैं, आई कैन अश्योर यू दिस कि सीसैट 2020 के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में वीडियो बनाया गया है ताकि किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। आशा रखते हुए कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की एक क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों, ये सवाल रीजनिंग के ऊपर है, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली अपना लॉजिक अप्लाई करना है और कुछ नहीं। हाँ, उसके अलावा प्रैक्टिस जरूर करनी है। इन सवालों की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। अब रीजनिंग के सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है और इनको क्यों अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि यूजुअली इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के ऊपर कभी कभी अगर आप लकी हो तो 3, 4, 5 सवाल भी एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मतलब एक बार ही आपने उस सिचुएशन पे अपनी पकड़ बना ली, ये सारे के सारे सवाल करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन रीजनिंग के सवालों में ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें, ध्यान से जो भी डिटेल्स दी गई हैं पूरे धैर्य से उनको पढ़ें, ताकि इन सवालों में ब्लंडर ना हो जाए। जहाँ पे हम 4-5 क्वेश्चन कमाने गए थे वहाँ पे गवा बैठे। ऑलराइट, तो इसीलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस में हमेशा और हमेशा पेशेंस रखें आप लोग। अब चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। दिया गया है, ये पूरी कहानी है, देखने में लंबी चौड़ी है, बट आप देखिए कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सवाल कह रहा है हमसे, किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य रहते हैं, ए बी सी डी ए एंड एफ एंड जी। ठीक है, अब उनमें से जी एक विधवा है और डी के पिता एफ की साली या फिर भाभी है। आगे बताया गया है बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, यानी कि भाई बहन है। कौन भाई है कौन बहन है, या फिर दोनों भाई हैं या दोनों बहन है, ये हमें अभी नहीं पता है। आगे दिया हुआ है ए बी की पुत्री है, सी बी का की रिश्ते में चचेरा ममेरा फफेरा मौसेरा भाई या फिर बहन है, यानी कि बी और सी कजिन्स हैं। ठीक है, हमें बताना है कि आखिरकार ई कौन है। पहला एफ की पत्नी, दूसरा ऑप्शन ए की दादी, तीसरा ऑप्शन सी की चाची या फिर मामी मौसी या फिर बुआ, जिसको हम आंट बोलते हैं। तो हिंदी में और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, इसलिए दिया गया है आपको, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बताना है कि ई इनमें से क्या है आखिर, और दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर मार्क करना है। ठीक है ना, एक बारी मैं क्वेश्चन अब इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ ताकि समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। Now the question says there is a joint family consisting of 7 members who are named as A, B, C, D, E, F and G. Alright, now there are in total 3 females. G is a widow and sister-in-law of D's father, who is F. Clear? Now B and D are siblings and A is a daughter of B. Now C is a cousin of B and we have to say who is E out of these 3 options: wife of F, grandmother of A, or an aunt of C. Now we have to provide for the correct answer based on the information given here. Alright, if you have any confusion, क्वेश्चन अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ यहाँ पे पॉज कर लीजिए और एक बारी और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि सोल्यूशन समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रह गई जब मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहा था कि इस पूरे परिवार में, इस पूरे संयुक्त परिवार में सिर्फ 3 महिलाएं हैं। ठीक है, जब इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो दैट वाज कवर्ड देयर, बट हिंदी पे ये समहाउ रह गया था। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट आई कैन शो इट अ लिटिल बेटर टू यू गाइज। या सो सबसे पहले 3 फीमेल्स हैं पूरे परिवार में। जी एक विधवा है, सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। डी के फादर हैं एफ, यानी एफ एक मेल है, एक क्लियर कट है। बी और डी सिबलिंग्स हैं आपस में, दोनों भाई हैं, बहनें, एक भाई बहन नहीं पता अभी। सी बी की कज़न है, अब वो मेल है फीमेल है ये भी नहीं पता। ये ज़रूर पता है कि ए बी की डॉटर है। अब 3 फीमेल हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम पकड़ के स्टार्ट करेंगे, इस पूरे सिचुएशन को अटैक करेंगे और उसके बाद आंसर तक पहुंचेंगे।
ठीक है। अब 3 फीमेल हैं, उसमें से क्लियर कट है कि जी विडो है एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ है, इसका मतलब जी एक फीमेल है। अब 2 सिंबल्स आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। एक सिंबल ये है और दूसरा सिंबल ये है, ठीक है। ये सिंबल दर्शाता है एक मेल को, एक पुरुष को, और ये सिंबल दर्शाता है एक फीमेल यानी कि एक महिला को, ठीक है। अब मैं इन सिंबल्स का यूज़ करूँगा ताकि आपको याद रहे कि कौन फीमेल है कौन मेल है। टोटल फैमिली में 3 फीमेल है, जी एक विधवा है, तो जी सबसे पहले हमें पता है कि एक फीमेल है, एक औरत है, एक महिला है। क्लियर है यहाँ तक? ए इज़ बीज डॉटर, तो ए भी एक फीमेल है, एक महिला है। ये क्लियर हो गया। अब 3 है, तीसरी कौन है ये हम पता लगाएंगे, ठीक है। अब डी के फादर एफ हैं, यानी एफ सरासर एक मेल है, ये क्लियर है हमें यहाँ तक। बी और डी के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते और किसी के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ी पिक्चर बनाई है आपके लिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली नहीं करना है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी ट्रिकी होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ पाते एक बार में, ठीक है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, मैं स्क्रैच से लेके एकदम समझाऊंगा ताकि ऐसे टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में टेंशन नहीं आनी चाहिए, ऑलराइट, आंसर आना चाहिए। चलिए अब मान लेते हैं बी और डी सिबलिंग्स हैं, तो ये बी है और ये डी है, ठीक है। बी एंड डी, इसको अलग कलर से मैं कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये दोनों सिबलिंग हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि लड़का है लड़की है, क्या सीन है, ऑलराइट। अब हमें ये पता है यहाँ से डी इज फादर एफ, तो डी के फादर एफ हैं, तो ये हो गए पिता उनके और ये है उनकी माता। अब इनमें से कौन सा सदस्य है ये अभी हमें नहीं पता, तो अभी इसको यहीं तक रोकते हैं। एफ पता है, बी पता है, डी पता है, क्लियर है। अब जी एक विडो है, सिस्टर इन लॉ है एफ की, तो अब ये मान लेते हैं ये जो हमने यहाँ महिला बनाई है ये जी है और ये विडो है, तो ये फैमिली का मेंबर नहीं है, इनके हस्बैंड इनफैक्ट लाइफ का ही मेंबर नहीं है, वो चले ही गए हैं। तो जी एफ की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, यानी कि या तो साली है या फिर भाभी है, क्लियर है। ये रिलेशन हमें पता चल गया। अब इनकी सिस्टर इन लॉ है तो जाहिर सी बात है जो एफ की वाइफ होंगी, पत्नी होंगी, उनकी ये सिस्टर होंगी, ठीक है। ये हम कह सकते हैं श्योर शॉट, क्लियर है। अब कौन कौन से सदस्य बच गए? बी हो गया आपका, डी हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि सी बी की कज़न है, तो ये जो यहाँ पे बच्चा हमने बनाया है ये मान लेते हैं सी है और ये कज़न है, ठीक है। ये रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, ये कज़न है। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स कवर हो गए? एफ बी डी सी और जी, क्लियर है। कितने हो गए? 5। 2 और लोग हैं, एक तो जो वाइफ है एफ की या फिर बी और डी की मम्मी है, और एक जो हमें यहाँ से पता है ए कौन है? बी की डॉटर। अब ये यहाँ पता है हमें बी है, तो बी की डॉटर ए है, तो इनकी एक अलग से फैमिली है, उसमें एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगा, माता पिता और बच्चा। तो ये जो बच्चा है ये यहाँ पर ए है, ठीक है, और ये एक डॉटर है, ये हमें पता है, ठीक है। ए इज दी डॉटर, ऑलराइट। और डॉटर किसकी है? वे बी की है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉटर। तो ए भी कवर हो गया, ए बी सी डी, ई रह गया एफ और जी। तो ये जो सदस्य है ये हमें पता चलता है कि ये ई है। और ये जो क्राइटेरिया था कि 3 फीमेल्स होंगी पूरी फैमिली में, तो वो भी पूरा होता है। ए जो डॉटर है बी की, जी जो एक विडो है, सिस्टर इन लॉ है या फिर ई की बहन है, और तीसरी महिला खुद ई जो मम्मी है, बी और डी की माता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ई को भी हम कह सकते हैं एक फीमेल है, तो 3 फीमेल्स हो गए, यानी कि बाकी के सारे मेल हैं एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन दी क्वेश्चन। तो बी और डी दोनों मेल्स हैं, उनकी एक बी जो है उनकी एक बेटी है ए, इनके जो हस्बैंड है इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ना ये फैमिली में साथ रहते हैं। तो कौन कौन से लोग साथ रहते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम ए, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर, ए बी, उसके बाद सी जो कजिन है, डी जो बी के भाई है क्योंकि वो मेल है, ठीक है, उसके बाद ई जो बी और डी की मम्मी है, एफ की वाइफ है, और जी जो एक विडो है और सिस्टर है ई की या फिर एफ की सिस्टर इन लॉ है। अब हमें पूरा का पूरा फैमिली में किसकी क्या आइडेंटिटी है ये यहाँ से क्लियर हो गई है। अब ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम सिंपली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो भी पूछा हुआ है उसको फटाफट आंसर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ यहाँ पे पॉज का बटन दबाओ, एक बारी फिर से समझ लो रिवाइंड करके। सिंपल चीज़ है, जब बहुत ज़्यादा डेटा दिया होता है तो किसी एक पॉइंट को पकड़ के आप बिल्डिंग स्टार्ट करते हो,
फिर धीरे धीरे बाकी के भी रिलेशनशिप्स आपको खुलते चले जाएंगे, समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यही अप्रोच फॉलो करो। अब नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो हमने देखा ई एफ की पत्नी है, उनके बच्चे हैं बी और डी। ए की भी दादी है, क्योंकि ए बी और डी जो सिबलिंग्स हैं उनमें से बी की डॉटर है ए, तो ए जाहिर सी बात है ई की ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी या फिर ई उनकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन सी की चाची। अब हमने देखा बी और डी के कजन थे सी, तो जाहिर सी बात है ई सी की चाची, मामी, मौसी, बुआ दोनों में से कोई भी एक लग सकती है। बेसिकली ई इज सीज आंट। अब जो ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं हमें बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो 1, 2 और 3 ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ई एफ की पत्नी होने के साथ साथ ए की दादी है और सी की चाची, मामी, मौसी या बुआ यानी कि आंट है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। आंसर मार्क करना बहुत जरूरी है। आंसर अगर मार्क नहीं किया तो फिर पूरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल आपको हमेशा सीसैट जैसे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, यूपीपीएससी और एनी अदर सच एग्जाम। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे फेवरेट कैरेक्टर चोमू के ऊपर है। चोमू एकदम फालतू बैठा है, कागज फाड़ रहा है बैठ के। तो उसने एक कागज का एक पत्र लिया और उसके 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़ों में उसे काट दिया। सवाल कह रहा है पहले टुकड़े की लंबाई 3 एकल अंकों की अभाज्य संख्याओं की औसत के बराबर है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई का 1/3 के बराबर है, दोनों के योग के बराबर है। तीसरे टुकड़े की लंबाई पहले और दूसरों दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, कागज का मूल पत्र जो है उसकी टोटल लंबाई हमें कुल लंबाई बतानी है, आखिर वो कितनी है। दिए गए ऑप्शन है 13 इकाइयां, 15 इकाइयां, 16 इकाइयां या फिर 30 इकाइयां। अब आंसर तक कैसे पहुंचते हैं ये देखते हैं। उसके पहले मैं एक बारी सवाल इंग्लिश में पढ़ देता हूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए समझने में। So the question says, Chomu cuts a sheet of paper into 3 pieces. Length of first piece is equal to the average of 3 single-digit odd prime numbers. That means 3, 5 and 7. 3, 5, 7 का average कितना हो जाएगा? 3 plus 5 is 7 upon 3, which will give you 15 by 3, that is 5. Alright? So the length of first piece is equal to the average of 3 single-digit odd prime numbers. So पहले की लेंथ हो गई आपकी 5 यूनिट्स। अब लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस एज इन 5 प्लस 1/3 ऑफ व्हाट द थर्ड। ठीक है, द लेंथ ऑफ द थर्ड। सो व्हाटएवर द लेंथ इज ऑफ द थर्ड उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5। ऑलराइट, द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 pieces together. Alright, now we have to tell the length of the original sheet of paper. So whether it is 13, 15, 16, 30, we'll see in some time. So I hope आपको question समझ में आ गया होगा. If not, pause the video here, go back and please read the question very carefully. सीधा सीधा ये question equations के ऊपर है, समीकरण बनाना है हमें और उस हिसाब से आंसर तक पहुंचना है। क्या समीकरण बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगी, फटाफट देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो चोमू के पास पेपर है जिसके वो टुकड़े टुकड़े कर देता है, हम उसको मान लेते हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, x, y और z। ठीक है, x पहला टुकड़ा है, y दूसरा टुकड़ा है और z तीसरा टुकड़ा है। ठीक है, अब इनके बारे में क्वेश्चन में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके हिसाब से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे और आंसर हमें निकालना है वो क्या है। a मान लेते हैं इस पूरे पेपर की लेंथ है से पॉइंट t टू पॉइंट t डैश। तो ये जो t से t डैश तक की लेंथ है वो a है। तो a किसके बराबर होगा, x प्लस y प्लस z। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। चलिए अब x के लिए क्या दिया हुआ है कि जो भी 3 ऑड प्राइम नंबर्स हैं, राइट, उनकी एवरेज x की वैल्यू है। ठीक है, तो 3, 5, 7, 5, 3, 8 और 7 15 बटा 3, ये 5 निकल के आया। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 यूनिट्स। अब देखते हैं अगला पार्ट, y की कैसे निकालनी है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर। नाउ y क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर है, x प्लस जो भी थर्ड पार्ट है यानी कि z डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि उसकी 1/3, इन दोनों का जो योग है वो हमें y की वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है 5 प्लस z बाई 3, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब इसके आगे हम y के लिए अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको होल्ड पे रखो। अब z के बारे में हमें दिया हुआ है कि वो x और y दोनों के योग के बराबर है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, x प्लस y, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दो सीधा इसमें, y क्या हो जाएगा 5 प्लस
z/3 और लेफ्ट हैंड साइड में z। ठीक है, अब सिर्फ इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी हो जाएगा। 3z इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू 3 15 प्लस 3 5 जा 15 अगेन। अब देखो सॉल्व करना मैं नहीं सिखाऊंगा, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। z इधर रहेगा तो 2z इज इक्वल टू 30, यानी कि z का मान कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 यूनिट्स। ऑलराइट, तो अब आपका z आ गया यहाँ से 15 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सवाल है, ध्यान दो। और y की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो y विल बी नाउ 5 प्लस z बाई 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z 15, सो 5 प्लस 15 बाई 3 यानी 5 इज इक्वल टू 10। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी 10 यूनिट्स। क्लियर है? हमें निकालना क्या है आंसर के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड, जो a है के बराबर है, और a क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेपर जो कि पूछी गई है। तो ये हो जाएगा a विल बी इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 15, कितना हो गया ये 30 यूनिट्स। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ है ओरिजिनल पेपर की वो है 30 यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो फिर रोक के एक बार देख लो, सिंपल चीज़ है, मिस नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन का क्या होगा, A B C या D। तो हमें यहाँ बताना था पेपर की ओरिजिनल लंबाई कितनी है, मूल पत्र की कुल लंबाई कितनी है। तो सही आंसर है आपका 30 इकाइयाँ यानी कि 30 यूनिट्स। सही आंसर मार्क करना मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी अगर आपने सही आंसर मार्क नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। लैंग्वेज में मत जाओ, लैंग्वेज हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है। सवाल कह रहा है यदि बी से आगे और बी समेत यानी बी इंक्लूडेड है उसमें, उसको लेके चलना है। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों या फिर लोअर केस में लिखा जाए और शेष अक्षरों को जो बाकी के हैं उनको बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। अब उत्तरार्ध यानी हो गया सेकेंड हाफ, उसका प्रथम मास हो गया यानी जुलाई। 12 महीने होते हैं, जून हो गया आपका छठवां। ठीक है, तो उत्तरार्ध का प्रथम मास कौन सा होगा, जुलाई। अब जुलाई में ये बता रहा है कि जो बी है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे और उसके बाद जो ऑल्टरनेटिव लेटर होगा उसको स्मॉल में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लो अगर समझ में नहीं आ रहा है। मैं तब तक फटाफट इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि किसी को भी समझने में इशू ना आए। द क्वेश्चन सेज इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स and including B, so starting from B and B is included, is written in lowercase, that is small letters, and the remaining letters are capitalized in capital letters, then how is the first month of the second half of the year written, which is July? So based on this information we have to code this out, sorry encode this out, whatever। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक बारी आप लोगों को एक इजॉटी कंसेप्ट बता दूं, ट्रिक बता दूं, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। अब इजॉटी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। अब इसी सीक्वेंस में इनकी पोजीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, इजॉटी में जो ई है वो 5th पोजीशन पे है, जे है 10th पोजीशन पे, ओ 15th पोजीशन पे, टी 20th पोजीशन पे और वाई 25th पोजीशन पे। तो इजॉटी ये जो ट्रिक है, निमोनिक है, ये आप कुछ भी कह लो, याद रख कर लो। अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, कैसे होगी अब देखते हैं, आपको समझ में आएगा, आप अप्रिशिएट करेंगे। हमें सवाल में दिया हुआ है कि जो भी ऑल्टरनेटिव लेटर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बी, तो ए बी सी डी एंड ऑल, तो जो बी लेटर होगा वो आपका स्मॉल केस में लिखा जाएगा और इसके बाद जो भी ऑल्टरनेटिव लेटर्स आएंगे वो सारे स्मॉल केस में, बाकी सारे कैपिटल्स में। तो ए बी फिर सी कैपिटल होगा, डी स्मॉल होगा, ई कैपिटल होगा, एफ स्मॉल होगा। इस तरीके से आप लिखें। अगर तो जुलाई को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, अब देखो इजॉटी अगर अपने को आता है तो अपने को पता है कि जे का मतलब है 10th पोजीशन यानी कि इवन है। यू का मतलब है 21, एस टी यू टू टी 20 है तो यू कितना हो जाएगा 21, इसका मतलब ऑड। उसके बाद एल, जे 10 है तो एल 12 होगा, इवन अगेन। और फिर वाई, सॉरी ये थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग, वाई आपका 25th पोजीशन पे है यानी कि ऑड पे है। तो जुलाई का मतलब इवन पोजीशन का लेटर, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से पोजीशंस हैं इनकी। तो जो भी इवन पोजीशंस पे हैं लेटर्स वो स्मॉल केस में है। तो फर्स्ट लेटर आपका जे है तो जे स्मॉल केस में होगा, और थर्ड लेटर एल वो इवन है तो वो भी स्मॉल केस में होगा।
ठीक है, और जो ऑड केसेस के लेटर्स हैं वो कैपिटल में होंगे, जैसे कि ए, सी, ई एंड सो ऑन। तो जो सेकेंड लेटर है वो यहाँ पे ऑड है, यानी कि यू आपका कैपिटल में होगा एंड वाई आपका कैपिटल में होगा। तो जो क्वेश्चन में सीक्वेंस कोड दिया हुआ है उस हिसाब से अगर आप जुलाई को लिखोगे तो जे स्मॉल होगा, यू कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा और वाई कैपिटल होगा। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मार्क करना जरूरी है आंसर, तो देखते हैं कौन सा आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मॉल जे, कैपिटल यू, स्मॉल एल एंड कैपिटल वाई। क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान से मार्क करें उनके आंसर्स, क्योंकि पूरी मेहनत करने के बाद आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 को x और y और z की कितने त्रिक संतुष्ट करते हैं, जहां पर x, y और z तीनों के तीनों धनपूर्ण संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। आपके ऑप्शन है 4, 5, 9 और 10। अब सबसे पहले ये सवाल मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं सॉल्व करने के पहले, ताकि किसी को परेशानी ना आए समझने में। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ x, y, z satisfy the equation x plus y plus z is equal to 6 where x, y and z are natural numbers। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए x, y और z ये जो ट्रिपलेट है ये कितनी वैल्यूज ले सकता है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, जहां पे x, y और z तीनों के तीनों नेचुरल नंबर्स। अब सिंपल प्लेन लॉजिक पे ये सवाल आप देखिए कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 6 सम आए 3 नंबर्स के एडिशन का, वो कितने केसेस होंगे। मान लो पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 3, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। दूसरा ऐसा कौन सा केस होगा जहाँ पे 3 नंबर्स का सम 6 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, ये भी 6 आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड। तीसरा ऐसा कौन सा केस होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वेशन हो रही है सेटिस्फाई। तो ये 3 नंबर्स, ठीक है, x, y और z बदल बदल कर लेंगे, ठीक है। हमें बताना है ऐसे कितने ट्रिपलेट्स का सेट पॉसिबल है। ध्यान से समझो। तो जो पहला केस है जहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, यहाँ पे तीनों नंबर्स कॉमन है, तो x भी 2 के बराबर होगा, y भी 2 के बराबर होगा और z भी 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हाउ मेनी सच सेट्स आर पॉसिबल, ओनली 1। क्लियर है। अब आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ भी रहा होगा समझने में, सेकंड एग्जाम्पल के बाद नहीं आए, जब हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। जब हम रीअरेंज करेंगे इन लेटर्स को तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो इसको आप 1 प्लस 4 प्लस 1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये भी एक केस पॉसिबल होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 4 प्लस 1 भी एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी और y और z की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 केसेस निकल के आए। यहाँ से एक केस एज एन एक सेट निकल के आया जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई हो रहा है दिए गए ट्रिपलेट के लिए, जहाँ पे x, y और z की वैल्यू तीनों की वैल्यू 2 के बराबर है। यहाँ पे 3 केसेस निकल के आए जहाँ पे पहले केस में x 1 है, y 1 है, z 4 है, ठीक उसी तरीके से दूसरे केस में x 1 है, y 4 है, z 1 है और लास्ट केस में x 4 है, बाकी दोनों 1 है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब तक टोटल कितने केस निकल के आए, 4। अब हम देखते हैं लास्ट। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको क्लैरिटी रहे समझने में। अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं तीसरे वाला केस, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखो यहाँ तीनों नंबर डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ से ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकलेंगी सेट्स की, है कि नहीं। ऊपर हमने लिख दिया x, y, z। अब पहले केस में x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, z की 3 है। अब इसको हम अगर रीअरेंज करके 1 प्लस 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ये भी 6 के बराबर होगा। 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, फिर 2 को यहीं रखो, 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 भी होगा। उसके बाद होगा 3, मान लो x की वैल्यू इसमें 3 प्लस 1 प्लस 2, ये भी 6 के बराबर होगा, ठीक है। और लास्ट केस x को 3 रखते हुए y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। तो यहां से हमें कितने केसेस निकल के मिले, 6 केसेस इन टोटल। तो हमें जो क्वेश्चन में आंसर करना था, इन टोटल ऐसे कितने सेट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे x, y, z के लिए, ट्रिपलेट वैल्यूज के लिए। तो 6 प्लस 4, यहाँ पे 3 मिला था, यहाँ पे 1, तो इन टोटल वी हैव 10 सच सेट्स, 10 सच ट्रिपलेट्स। ऐसे 10 त्रिक हैं जो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। Now let's get back to the question quickly and mark the answer। तो सही जवाब है यहाँ पे 10। ऐसे 10 त्रिक हैं
जो दिए गए समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। लेट्स मार्क द आंसर हियर आल्सो। द करेक्ट ऑप्शन इज डी 10, यानी कि देयर आर 10 ट्रिपलेट्स व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन x + y + z = 6 वेयर x, y, z आर नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि डॉलर का अर्थ है विभाजित, एट द रेट का अर्थ है गुणित, हैश का मतलब है घटाया गया, तो 10 #5 @1 $5 का मान आखिर क्या है? दिए गए ऑप्शंस हैं 0, 1, 2 या 9। Let me read the question in English quickly. Now the question says, if dollar means divided by, @ means multiplied by, hash means minus, then the value of 10 #5 @1 $5 is which of the following? 0, 1, 2 और 9। That's a simple question जो कोड के ऊपर बेस्ड है। इसको फटाफट देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल में हमें दिया हुआ है कि जो डॉलर है उसका मतलब अगर डिवीजन है यानी कि विभाजित करना है, एट द रेट का मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, और हैश का माइनस है, तो इस दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू आखिर कितनी होगी। बहुत ही सिंपल तरीके के सवाल होते हैं, पर इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दबाजी में, क्योंकि ऐसे सवाल आप यूजुअली एग्जाम के एंड में अटेम्प्ट करते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। आपको जो सिंपल वाले सवाल हैं, जो आपको पता है कि गलत हो ही नहीं सकते और जिसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, वो सवाल आप एग्जाम में शुरू में ही कर लो, क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आपके पास टाइम रह जाता है बहुत कम, और उसमें फिर सिली मिस्टेक्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 10 हैश यानी -5 एट द रेट यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 अगेन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब बॉड मास याद है, वही प्रिंसिपल लग रहा है, ब्रैकेट्स ओपन, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस रहता है ऑपरेटर्स को यूज़ करने का सोल्यूशन के लिए। तो 1/5 10 - 5 × 1/5, इसको ऐसे लिख लो, ये 1 हो जाएगा, 10 - 1 यानी कि 9। तो 9 इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन। अब फटाफट देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 9। यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं फटाफट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आंसर इज 9। तो दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पे जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।